Hello students, welcome to the part 8 of the chapter acid, base and salt. इन प्रीवियस वीडियो हमने सोडियम क्लोराइड से बनने वाले कुछ कंपाउंड्स को के बारे में पढ़ा और अपनी बुक्स में दिए हुए इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम इस चैप्टर के लास्ट में दी हुई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझेंगे, उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस एंड साल्ट का वो और स्ट्रांग हो सके। पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी कि बेस, और बेस का जो pH होता है वो देखिएगा pH 0 से 14 तक होता है, 7 पे जाकर के न्यूट्रल होता है। बेस की pH वैल्यू की रेंज ये होती है, यानी कि 7 से नेक्स्ट 14 तक। तो अब हम देखेंगे कि इनमें बेस कौन है। ऑप्शन ए 1 नहीं, ये एसिड है। ऑप्शन बी 4, ये भी एक एसिड का pH है। ऑप्शन सी 5, ये भी एक एसिड का pH है। और ऑप्शन डी ये एक बेस का pH है। तो यस, तो वो सॉल्यूशन जो है बेस डी ऑप्शन है 10, जिसका pH वैल्यू 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, एक सॉल्यूशन है, इस बार वो रिएक्शन कर रहा है क्रस्ट एगशेल से। सबसे पहले हम देखेंगे क्रस्ट एगशेल, ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि एक बेस है, और इससे रिएक्शन कौन करेगा? हमारा एसिड करेगा, यानी कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तब जाकर के वो साल्ट बना लेगा, और प्लस CO2 CO3 है ना यहाँ पर, तो CO3 की वजह से यहाँ CO2 गैस भी इवॉल्व होगी, प्लस वाटर भी बनेगा। ये तो हुई कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन हमें यहाँ एसिड से रिएक्शन होगी, तो हम देखेंगे ऑप्शन में हमें सॉल्यूशन किस किस कौन कौन से रखे। NaCl ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि ये एसिड नहीं है। LiCl ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता, ये भी एक एसिड नहीं हो सकता। KCl ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता, ये भी एक एसिड नहीं है। HCl ये सॉल्यूशन में जाने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये एक एसिड है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जो क्रस्ट एग शेल से रिएक्शन कर रहा है वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और हमारे ऑप्शन में एसिड है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। यानी कि 10 ml बेस के, NaOH हमारा बेस है, 10 ml बेस के 10 ml HCl यानी कि एसिड से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। इफ वी टेक 20 ml of same solution of NaOH, अगर हम इस NaOH के 20 ml ले लें, the amount of HCl solution the same solution as before, जैसा सॉल्यूशन पहले था एसिड का, सेम वैसा ही, required to neutralize it will be। तो HCl सॉल्यूशन के कितने ml लेने होंगे? यदि अगर हमने इसके 20 ml कर लिए हैं NaOH के, तो फिर हमें HCl के कितने लेने होंगे? तो इसका हमने डबल कर लिया है, तो इसका भी डबल करेंगे, तो 16 ml लेने होंगे। तो ऑप्शन हमारा देखते हैं, 4 ml नहीं, 8 ml नहीं, 12 ml नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 ml न्यूट्रलाइज करेंगे 20 ml को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अगर हमारे स्टमक में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, हमारा पेट जो है वो एसिडिटी होने की वजह से इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी हो गई है हमारे स्टमक में, एसिडिटी, तो फिर इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या, तो हम अच्छी तरह जानते हैं एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हमें एंटासिड ड्रग्स लेनी होती है। एंटासिड, आप देखें एंटीबायोटिक ये तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए ली जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करने के लिए ली जाती है। एनाल्जेसिक ये पेन किलर ड्रग्स होती हैं, और एंटीसेप्टिक ये जर्म किलर ड्रग्स होती हैं। एंटासिड ये हमारी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए होती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नाउ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, यानी कि आप स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके लिए वर्ड इक्वेशन लिखिए, फिर उसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। पहला स्टेटमेंट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है जिंक ग्रेन्यूल से, तो सीधा सा मतलब है यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड
जिंक से रिएक्शन कर रहा है, जिंक मेटल है, हम अच्छी तरह जानते हैं जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, जिंक को Zn लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला, जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन का होता है H2। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखिएगा यहाँ पर जिंक का लेफ्ट साइड में एक एटम है, राइट साइड में भी एक है। लेफ्ट साइड में पूरा SO4 ले लेते हैं, सल्फेट आयन एक है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम है, राइट साइड में भी दो हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। अब इस स्टेटमेंट को वर्ड इक्वेशन में बदलेंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैग्नीशियम से हो रही है, तो बनेगा क्या, फिर यही मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल होती है और ये हमारा एसिड है, तो यानी कि हमारा हाइड्रोजन तो बन गई है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, तो अब हम इसको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में बदल देते हैं, फॉर्मूला इक्वेशन में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिख देते हैं HCl, मैग्नीशियम के लिए लिख देते हैं Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड को लिख देते हैं MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है, राइट साइड में भी एक है। यहाँ पर क्लोरीन का एक एटम है, बट राइट साइड में दो एटम है। यहाँ पर दो है तो हम यहाँ कोएफिशिएंट 2 दे देते हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड में भी दो एटम हो चुके हैं Cl के, और राइट साइड में भी हो चुके हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और इधर भी 2 एटम्स हैं, बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। अब इस स्टेटमेंट को हम वर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर मींस एल्यूमिनियम से रिएक्शन हो रही है, बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, क्योंकि ये भी एक एसिड से, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। तो अब हम H2SO4 को लिख देते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को लिख देते हैं H2SO4, एल्यूमिनियम को लिख देते हैं Al, क्योंकि इसका सिंबल Al है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 फॉर्म में होती है, H2। अब बैलेंसिंग देखेंगे, सीधा सल्फेट को देखते हैं पहले। सल्फेट इधर हमारे 3 हैं, सल्फेट आयन 3 है यहाँ पर SO4, और यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ पर 3 दे देते हैं तो सल्फेट आयन हमारे 3 हो जाएंगे। प्लस अब यहाँ पर देखते हैं हम हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम के दो एटम्स हैं हमारे एल्यूमिनियम के, और अगर हम यहाँ पर दे देते हैं 2 तो ये एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाता है, और इस तरह से हमारा एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया है, 2 एटम इधर 2 एटम इधर। सल्फेट आयन भी बैलेंस हो चुका है, सल्फेट आयन 3 है इधर, और इधर भी अब 3 कोएफिशिएंट देने से 3 हो गए हैं। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन है इधर 3 टू 6 एटम्स, यानी कि 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी हम 3 कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। इस बार आयरन से रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन बनेगा फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl प्लस आयरन को Fe लिख लेते हैं, और फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ इसका बैलेंसिंग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन के 3 हैं और इधर 1 है, यानी कि हम इनको बैलेंस करेंगे तो इस तरह से कर लेते हैं। देखिएगा, यानी कि अगर हम यहाँ 6 HCl ले लेते हैं और यहाँ 2 Fe ले लेते हैं और यहाँ पर 2 Fe, तो देखिएगा Fe के दोनों एटम्स यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, और क्लोरीन के यहाँ पर हो चुके हैं 6, और यहाँ पर 2 3 6, और H के यहाँ पर 6 हैं, और यहाँ पर अगर हम 3 कर दें तो ये हमारा 3H2 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे रिएक्शंस के स्टेटमेंट को हमने पहले वर्ड इक्वेशन में बदल दिया, और वर्ड इक्वेशन को फिर हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बदल दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. ये कहा जा रहा है कि ग्लूकोज और अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो फिर भी एसिड्स की कैटेगरी में नहीं आते, ऐसा क्यों है? देखिएगा, सीधा सा आंसर है, एसिड्स वही होंगे जो सोल्यूशन पर जाने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते तो वो एसिड्स नहीं हो सकते, चाहे उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट क्यों ना हो। देखिएगा, alcohols and glucose do not dissociate to produce H ions in solution. That's why they are not categorized as acids. इसके लिए हम एक्टिविटी करते क्या हैं
कि हम 2 बीकर लेते हैं और उन बीकर्स में एक या तो लकड़ी के टुकड़े में कॉर्क के अंदर 2 नेल्स हमने लगा ली हैं, इधर भी और इधर भी, और उनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है और एक छोटा एलईडी बल्ब लगा दिया है यहाँ पर सर्किट में। ठीक है, ये हमारा स्विच है। दोनों सेम सर्किट हैं, सेम पैटर्न है, बस डिफरेंस ये है दोनों बीकर्स में, यहाँ पर सोल्यूशन भरा हुआ है डाइल्यूट HCl और यहाँ पर भरा हुआ है हमारा ग्लूकोज सोल्यूशन ले लीजिए आप, या फिर अल्कोहल ले लीजिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन के अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हम देखते हैं डाइल्यूट HCl में ये आने के बाद में ये सोल्यूशन जो है वो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें इस सॉल्यूशन से होकर के सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में ये हेल्प कर रहा है डाइल्यूट HCl। और हम अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो चार्ज का होती है, यहाँ पर इसको आयंस मिल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये सर्किट कंप्लीट है। और यहाँ पर ना आयंस प्रेजेंट नहीं है, इस सोल्यूशन के अंदर कोई आयंस नहीं है और इस वजह से ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आयंस नहीं है, इसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आयंस है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास थ्रू हो रही है, तो ये एक्टिविटी है, इसको हम थ्योरी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर डज। इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट है, कहा जा रहा है डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता जबकि रेन वाटर करता है। होता क्या है, डिस्टिल वाटर और रेन वाटर में डिफरेंस ये है, डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इसके अंदर कोई किसी तरह का कोई मिनरल्स कोई आयंस नहीं होते, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ओके, और अगर हम यहाँ देखें जो ये हमारा रेन वाटर होता है, तो रेन वाटर जो होता है वो होता तो प्योर ही है, बट उसके अंदर कुछ अमाउंट में जो है कुछ एसिड्स जो है वो घुले होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट गैसेस होती हैं जो, तो जब वाटर का आता है रेन वाटर तो उसमें कुछ घुल जाती हैं वो, तो वो एसिड्स बन जाते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर आयंस होते हैं। उन आयंस की जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो आयंस के रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। सेम दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, आयंस प्रेजेंट नहीं थे तो ग्लूकोज या अल्कोहल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकी, और आयंस प्रेजेंट थे डाइल्यूट HCl में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई है। सेम रीजन यही है, डिस्टिल वाटर में कोई आयंस नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, और रेन वाटर में आयंस होते हैं, बहुत लो अमाउंट में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो इसको हम थ्योरी में लिख लेंगे, डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, देयर इज नो आयंस प्रेजेंट इन इट, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, while rainwater contains many ions such as acids in it, therefore it conducts electricity। आज की वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो जो कि लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की उसमें करेंगे। ये चैप्टर अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको हेल्पफुल है, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर बार बोलते हैं, और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर आइए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और अपने अच्छी से तैयारी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का हम ज़रूर पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।